हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीजीटी का एग्जाम आपको 17-18 अगस्त को होना सुनिश्चित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, आंतरिक व्यापार संबंधित है। तो आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक व्यापार में जो होता है, इनसाइडर कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित रहते हैं तथा इनके पास जो कंपनी की संगठन होती है वो गोपनीय सूचनाएं देती हैं। इसका लाभ उठाकर जो है वे ट्रेडिंग करते हैं। इसे जो है इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो जो ये वैधानिक नहीं है, ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमाप विचलन क्या होता है? तो प्रमाप विचलन जो होता है वो माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है। प्रमाप विचलन को जो है माप की समान इकाइयों में व्यक्त किया जाता है और यह विचलन जो है पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होती है। यह माप जो है पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य बराबर 28 तथा बहुलक बराबर 25 है तो माध्यिका का मूल्य क्या होगा? तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक हमको दिया है कितना? 25 दिया है। बराबर क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका यानी 3 माइनस 2 माध्य दिया है 28, तो 2 गुणे 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हम माध्यिका को इधर ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि माध्यिका का मान पूछा है। तो 3 माध्यिका हो जाएगा। 3 माध्यिका क्या हो जाएगा? बहुलक कितना दिया है? 25। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 25 56 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 3 माध्यिका बराबर 81। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 88 भागा 3। तो 3 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका का मान कितना हो जाएगा? 27। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक की गणना की विधि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n³ - n किसके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ n का है तो प्रेक्षेपणों की संख्या है, डी क्या है? किसी चर के लिए निर्धारित कोटियों का अन्य चर के लिए जो है निर्धारित कोटियों का विचलन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला दिया था किसने? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अगला है, किसी एक वर्ष से विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आरेख होगा। तो कौन सा आरेख सबसे उपयुक्त होगा? तो वो होगा वृत्त चित्र। ठीक है, वृत्त चित्र सबसे उपयोगी होगा। वृत्त चित्र वास्तव में यह दर्शाता है कि एक समग्र राशि, जिसे लगभग हम 100 के रूप में देखते हैं एक वृत्त को, ठीक है, विभिन्न संघटक राशियों में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए कि संघटक राशियों के सापेक्षिक अथवा विभरण की व्याख्या हो सके। हम इसको यहाँ से भी दर्शा सकते हैं, यहाँ से भी दर्शा सकते हैं, यहाँ से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादों के लिए सबसे मुख्य माना जाता है वृत्त चित्र। अगला क्वेश्चन है, मध्यक कुदी वितरण में कुदरता का मान β2 होता है किसके बराबर? तो ये होता है 3 के बराबर होता है। β2 बराबर हो जाता है 3। ठीक है, मध्यक कुदी वितरण की कुदता जो होती है वो β2 बराबर 3 के मान के बराबर होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचरण गुणांक के मापन का सही सूत्र कौन सा है? तो विचरण गुणांक के मापन का सही सूत्र जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विचरण गुणांक परिप्रेक्षण जो है इसके सापेक्षिक माप जो है इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मानक विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से बटे x × 100। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी परीक्षण विकसित किया गया है तो किसके द्वारा?
तो सर विलियम गोसे के द्वारा, ठीक है। छोटे न्यायाधीशों की सार्थकता की जांच के लिए जो है टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसको विकसित करने का श्रेय सर विलियम गोसे को जाता है। अगला है आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योग क्षेत्र से है, ठीक है। आबिद हुसैन कमेटी जो होती ये 1997 में, इसका संबंध जो है लघु क्षेत्र उद्योग से है। और इस समिति का गठन जो है दिसंबर 1995 में लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु किया गया था, ठीक है। और इसकी जानकारी जो है पूर्ण रूप से जानकारी इसको दी गई थी 1997 में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो रंगा राजन समिति ये किससे संबंधित है? तो PSE में अंशों का विनिवेश से संबंधित है। तो यहाँ पे ए में आपका 2 सही हो जाएगा। तो करवे कमेटी ये किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग पर रिपोर्ट, ठीक है, लघु उद्योग पर रिपोर्ट, यानी 2 में आपका 1 सही हो जाएगा। और डॉक्टर RK हजारी कमेटी ये किससे संबंधित है? तो ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। और अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ये किससे संबंधित है? तो ये लोक उद्यम नीति का पुनरावलोकन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें से आपका कोड नंबर सी सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि वस्तुओं के संबंध में मूल्य नीति दोहरे उद्देश्य से कार्य करती है। पहला है इसमें किसानों को उनके उत्पादनों का उचित तथा उत्साहवर्धक मूल्य मिल सके, और दूसरा है इसमें उपभोक्ता को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुओं की पूर्ति उपलब्ध हो सके। इन्हीं 2 जो है परिणामों के स्वरूप जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो NFSA 10 दिसंबर 2012 को अधिसूचित हुआ था, तो यही गलत है आपका, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये 2012 को अधिसूचित नहीं हुआ था, बल्कि 2013 को ये अधिसूचित हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, और बाकी B, C, D इसमें सब सही हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि यंत्रीकरण से होती है। तो कृषि यंत्रीकरण से कौन से लाभ होते हैं? तो इसमें से कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि होती है, सही है। उत्पादकता लागत में कमी आती है, इसमें भी सही है। समय की बचत होती है, सही है। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, ठीक है। कृषि यंत्रीकरण से जो है ये सभी लाभ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय पर कर लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो KN राज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में कृषि आय पर कर लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के जो अध्यक्ष थे KN राज थे। अगला है, एक व्यक्ति जो अन्य कार्य तलाशने के लिए काम छोड़ता है वह आंशिक रूप से बेरोजगार है, ठीक है। एक व्यक्ति जो किसी अन्य कार्य की तलाश में किसी कार्य को छोड़ता है वह आंशिक रूप से बेरोजगार होता है, क्योंकि उसको पुनः रोजगार मिलने की संभावना रहती है। अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब नियुक्त श्रम आवश्यक श्रम से अधिक होता है। नियुक्त श्रम आवश्यक श्रम से अधिक होता है, तब वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब नियुक्त श्रम आवश्यक श्रम से अधिक होता है, अर्थात ये कहें कि किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक लोगों से अधिक संख्या में लोग उस कार्य को करने लगे होते हैं, तब जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। तो कौन सा वक्र कहलाता है? तो ये कुजनेट वक्र कहलाता है। कुजनेट का वक्र कैसा था? तो ये कुजनेट का वक्र ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में एक देश की आपूर्ति सामान्यतः भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशीलता की मात्रा को समझा जाता है, और वह देश जो है उत्पादन में कितना प्रयोग कर सकता है ये देखा जाता है आपूर्ति वक्र के माध्यम से। अगला है, भारत की GNP के आकलन में विदेश से प्राप्त शुद्ध आय साधन आय रही है।
तो शुद्ध साधन आय क्या रही है? तो हमेशा ऋणात्मक रही है। ठीक है, भारत की जीएनपी के आकलन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होता है हमेशा ऋणात्मक रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है? तो अंतिम वस्तुओं को। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती है। तो किसमें? तो प्रथम व तृतीय अवस्थाओं में। ठीक है, अगर देखा जाए तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में उच्च जन्म दर के साथ उतनी ही उच्च मृत्यु दर पर जन्म दर मृत्यु दर से ऊंची होती है। इस अवस्था में जो है जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है। इसी प्रकार जो है तृतीय अवस्था में औद्योगिकरण तथा निजी नगरीकरण के लोगों का परिवार के आकार के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप देखें तो जन्म दर में कमी आती है। तो ऐसा कंडीशन बनता है आपका प्रथम व तृतीय अवस्थाओं में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है, सही नहीं है। ठीक है, और जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डब्ल्यू थॉमसन ने दिया था। ठीक है, डब्ल्यू थॉमसन ने दिया था। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगला है, बाल लिंग अनुपात की गणना के लिए संगत आयु समूह है। तो कौन सा समूह है? तो 0 से 6 वर्ष। ठीक है, बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर महिला की संख्या की माप की जाती है। और भारत में बाल लिंगानुपात की गणना करने के लिए जो है 0 से 6 वर्ष के आयु समूह को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की का अधिकतम जनसंख्या घनत्व राज्य वाला बताइए। तो आप लोग जानते होंगे बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ पे जो इसका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति 1000 पुरुष ग्रामीण लिंग अनुपात था। तो कितना था? तो 949 था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात जो है 949 था। और अगर देखें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 था। ठीक है, 943 था। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो उत्तर प्रदेश का 912 था। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है। तो किस परिवर्तन पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा हिग्स का स्थानापन्न प्रभाव। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आय की क्षतिपूरक परिवर्तन जो है उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो दोहरा कल्डोर हिग्स परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है टी सीटोक्सी के द्वारा। ठीक है, ए में आपका 3 सही हो जाएगा। और क्षतिपूर्ति सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कल्डोर हिग्स के द्वारा। ठीक है, बी में आपका 4 हो जाएगा। और सामाजिक कल्याण कार्य ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ए बर्गसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। असंभावित प्रमेय ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये केजे एरो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कूट आपका सही हो जा रहा है? तो कूट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेविस का नाम किसके साथ संबंध था है? तो प्रेविस का नाम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाला लाभ आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की दोनों देशों के आय तथा मूल्य लोच की सापेक्षिक स्थिति जो होती है वस्तुओं के स्वभाव आदि पर निर्भर करता है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार की शर्त को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
29 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं क्या हैं। तो उसकी मान्यताएं जो है प्राक काल्पनिक है, प्राक काल्पनिक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है यक्ष दक्षता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। यक्ष दक्षता की अवधारणा तो ये एच लिबेंस्टेन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था हार्वे लेबेंस्टीन, ठीक है। इन्होंने जो है पारंपरिक सूक्ष्म आर्थिक आवंटक दक्षता पर जो है ये बल देते थे, और इसका कारण जो था वो दक्षता के अन्य स्रोतों के निर्माण से है, जिसे वे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिया है। तो कौन सा अनुपात दिया है। तो दिया है आपका शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात, ठीक है। तो टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने जो है आर्थिक समृद्धि शिक्षा हित ये तीनों अनुपात को दिया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पन्न सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो उत्पन्न सिद्धांत जो ये दिया गया है ये डब्ल्यू रेस्टो के द्वारा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास क्रम का मूलाधार है, यह किस अर्थशास्त्री की अवधारणा है। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास क्रम का मूल आधार है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हैरार्ड मॉडल में निवेश मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो ये राष्ट्रीय उत्पाद में वर्तमान समय में परिवर्तन, इस पर जो है निर्भर रहती है, ठीक है। हैरार्ड मॉडल में जो है निवेश मांग राष्ट्रीय उत्पाद में वर्तमान समय में परिवर्तन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा उन तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा यह उत्पादन होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है C.P. किंडलवर्गर ने, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में विभेद करते हुए C.P. किंडलवर्ग कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा उन तकनीकी एवं संस्था व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा यह उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समानता के अनुकूल स्थितियां निर्मित करने और सांप्रदायिक समरसता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा इनमें से किस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया। तो सर्वोदय कार्यक्रम का, ठीक है। आर्थिक समानता के अनुकूल स्थितियां निर्मित करने के लिए सांप्रदायिक समरसता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा जो है सर्वोदय कार्यक्रम का जो है सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य का विकास व्यय नहीं है। तो ऋण सेवाएं, ठीक है। ऋण सेवाएं जो है राज्य का विकास व्यय नहीं है, जबकि अन्य सेवाएं जो हैं ये राज्य का विकास व्यय के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दी है। तो ये दिया था ब्रंडटलैंड ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1980 के दशक में जो है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व का ध्यान खींचने हेतु जो है 1982 में सम्मेलन का आयोजन किया तथा इसमें जो है आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे जो है ब्रंडटलैंड ने दिया था, ठीक है। इसको ब्रंडटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान को किस तिथि को आरंभ किया गया। तो ये 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से जो है मेक इन इंडिया के अभियान की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को जो है आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है पूछा है।
तो यह 18 से 50 वर्ष तक की आयु वालों के लिए उपलब्ध है, यही आपका गलत है इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का आरंभ नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 2015 को कोलकाता में, यह केंद्रीय समर्थित दुर्घटना बीमा योजना, जिसके अंतर्गत जो है 12 रुपया प्रति वर्ष की न्यूनतम प्रीमियम दर अदायगी के साथ जो है गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा उसमें बताया गया था। और इसके अंतर्गत 18 से 50 नहीं बल्कि 18 से 70। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 18 से ये 70 वर्ष तक के आय के वालों के लिए ये उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था, तो कौन सा कार्यक्रम था? तो NREP। ठीक है, NREP इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और ये जो है आया था 1980 में, और ये जो है स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख रेटिंग निर्धारण अभिकरण नहीं है? तो नासदेख, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इस अवधारणा की अगर उत्पत्ति देखी जाए, साख रेटिंग अवधारणा की उत्पत्ति जो हुई थी ये 1909 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, जब मूडी इन्वेस्टर सर्विस के संस्थापक जॉन मूडी ने जो है US रेल रोड ब्रांड्स का इसका निर्धारण किया था। और विश्व की सबसे बड़ी एजेंसियों में जो है मूडी की इन्वेस्ट जो है सर्विस और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हुआ करता था। ठीक है, तो ये सभी जो है मूडी, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ये खास रेटिंग के निर्धारण के उपकरण माने जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? नहीं पूछा है, तो लिंगानुपात का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन जो है UNDP द्वारा किया जाता है। यह जो है HDI का प्रकाशन जो है 1990 से कर रहा है। HDI के अंतर्गत जो है 3 चर आते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा और राष्ट्रीय आय। ठीक है, लेकिन इसमें लिंगानुपात का कोई चर्चा नहीं किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन प्रशासित होती है तो किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो है प्रशासित होती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन विश्व बैंक की एक इकाई है जो IBRD का पूरक संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इस तरह यह विश्व बैंक द्वारा जो है प्रशासित होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है, तो WTO ऐसा प्रबंधन करता है। ठीक है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सबसे पहले पूंजी खाता परिवर्तनीयता की जांच की थी? तो तारापुर समिति, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए जो है SS तारापुर की अध्यक्षता में फरवरी 1997 में एक समिति की गठन की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो ये सभी उपाय हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन, तटकर आरोपण और विनिमय नियंत्रण का प्रयोग, ये सभी उसके उपाय हैं उसको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपये का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? तो ये आयात सस्ता होगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में जो है अधिमूल्यांकित भारतीय रुपये का कारण जो है आयात सस्ता हो जाएगा और तथा निर्यात महंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की मुद्रा के मूल्यह्रास का अर्थ है। देश की मुद्रा के, यहाँ मुद्रा के 2 बार हो गया है। मूल्यह्रास का क्या अर्थ होता है? तो वो घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना।
ठीक है। ह्रासमान जो करेंसी होती है उसके मूल्य में विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की पूर्ति की मांग के ऊपर आधिक्य के कारण, अधिकार के कारण जो है ऐसा होता है। यह बाजार की शक्तियों के क्रियाशीलन का परिणाम होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेजिंग क्या होता है। तो हेजिंग जो है विदेशी विनिमय जोखिम की कवरिंग है, ठीक है। विदेशी प्रस्ताव वक्र की प्रत्यास्थता, जिसको लोच कहते हैं, के पूर्ण प्रत्यास्थता होने की स्थिति को छोड़कर जो है अन्य सभी स्थितियों में प्रशुल्क अधिरोपित करने वाले देश की व्यापार सदैव बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विदेशी प्रस्ताव वक्र की प्रत्यास्थता के होने की स्थिति को छोड़कर अन्य सभी परिस्थितियों में प्रशुल्क अधिरोपित करने वाले देश की व्यापार स्थिति को सदैव बेहतर बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो आपेक्षिक प्रत्यास्थ कहते हैं, ठीक है। आपेक्षिक जो प्रत्यास्थ होता है उसकी होने की स्थिति को छोड़कर जो है अन्य सभी स्थितियों में शुल्क अधिरोपित करने वाले देश की व्यापार सदैव बेहतर बनाता जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तटकर आरोपित करने वाले देश की अनुकूलतम तटकर दर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग कर ज्ञात की जा सकती है। तो किस सूत्र को प्रयोग करके, तो यहाँ पे T = 1/E-1, ठीक है। जहाँ पे T क्या है, T है अनुकूलतम तटकर और E क्या है, E है किसी दिए गए समय पर विदेशी राष्ट्र के प्रस्ताव वक्र की बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दरिद्रता का विकास की अवधारणा संबंधित है। तो ये जगदीश भगवती से, ठीक है। संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत देश की व्यापार की शर्तों के ह्रास के संबंध में व्याख्या करता है और जगदीश भगवती के शब्दों में जो है आर्थिक विस्तार से उत्पादन बढ़ता है, पर हो सकता है कि उससे व्यापार शर्तें इतनी अधिक बिगड़ जाएं कि विस्तार में के लाभदायक प्रभाव को समाप्त कर दे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्ताव वक्र तकनीक में प्रयुक्त व्यापार की अवधारणा कैसी होती है। तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार की स्थिति जैसी होती है, ठीक है। प्रस्ताव वक्र तकनीकी में व्यापार शर्त की अवधारणा सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो फार्मूला डिफाइन किया जाता है तो TG = QM/QX, ठीक है। तो QM जो है ये आयात की मात्रा है और QX जो है निर्यात की मात्रा है और TG क्या है, ये सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त है। अगला क्वेश्चन है यदि पुल P मूल्य स्तर हो, X निर्यात का, M आयात का, Q परिणाम का द्योतक हो तो आय व्यापार शर्त होगी। तो आय व्यापार शर्त कैसी होगी, तो वो हो जाएगी आपका PX/PM × QX। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डोरेंस ने ये फार्मूला दिया था। तो डोरेंस ने बताया था कि आय व्यापार की शर्तों की धारणा प्रस्तुत करके जो है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की धारणा में सुधार किया जा सकता है इसके द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पाटन, जिसको डंपिंग कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय होता है। तो इसका डंपिंग का अभिप्राय होता है किसी वस्तु को विदेशों में सस्ती और घरेलू बाजार में महंगी बेचना, उसी को क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं या पाटन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेक्सर-ओहलिन प्रमेय के संबंध में साधन गहनता प्रतिलोमता उत्पन्न होती है जब दो सममात्रा वक्र एक दूसरे को एक से अधिक बार काटे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैवलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा यदि उत्पादन होता है तो स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत और घटते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। ये दोनों उत्तर इसमें से सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आयोग द्वारा जो है इस प्रश्न को हटाया गया था पिछली परीक्षा में। तो यहाँ पे आपका दोनों आंसर सही हो जा रहा है क्योंकि स्थिर लागत दशा में
उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरती हुई एक सीधा रेखा होती है और स्थिर लागत दशा में जो है दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा एवं उत्पादन में जो है पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्थिर प्रतिफल के नियम से और घटते प्रतिफल के नियम से दोनों यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का मूलभूत संदेश है। तो मूलभूत संदेश उसका कौन सा है? तो अबाधित संभाव्य के अधीन मुक्त व्यापार विश्व उत्पाद बाधित व्यापार की अपेक्षा जो है अधिक होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। ग्रामीण जांच समिति जो बैठाई गई थी 1950 में, इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी, पर अखिल ग्रामीण साख सर्वेक्षण जो हुआ 1952 में, जिसे एडी गोरेवाला समिति के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबंध बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 सितंबर 2013 को नियुक्त उर्जित आर पटेल समिति से खाली जगह है को सशक्त बनाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था। तो कहा गया था भारत में मुद्रा नीति ढांचे को सशक्त बनाने के लिए। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 सितंबर 2013 को नियुक्त उर्जित आर पटेल समिति से जो है भारत में मुद्रा नीति ढांचे को सशक्त बनाने के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है बाह्य प्रवाह वाणिज्यिक बैंक पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं? तो ये बैंक की आरक्षित निधि को जो है घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार नियमित करना इसका उद्देश्य नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक विकास को बढ़ाना, मूल्य स्थिरता प्राप्त करना, विनिमय दर स्थिर करना, ये सभी होता है, लेकिन विदेशी व्यापार को नियमित करना ये उसका उद्देश्य नहीं है। अगला है समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप है। तो थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, समग्र मूल्य स्तर पर सर्वाधिक व्यापक माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। इस समय इसका आधार वर्ष जो है वो 2012 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की अवधि में आरबीआई के लिए उपयुक्त नीति कौन सी होगी? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचना। ठीक है, मुद्रास्फीति की अवधि में जो है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना आरबीआई के लिए उपयुक्त नीति होगी। सरकारी प्रतिभूतियों को जो है बेचकर रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति को कम कर देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मुद्रास्फीति हमेशा व प्रत्येक जगह मौद्रिक घटना है? तो ये कहा था मिल्टन फ्रीडमैन ने। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है? केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है का विशेष मामला है। तो डब्ल्यू लियोन टीफ ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, परंपरावादी अर्थशास्त्री में जो है मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं सही होगा। डी पेटिनकिन ने कहा था। ठीक है, इनका पूरा नाम था डॉन पेटिनकिन, और इन्होंने ये तर्क दिया था कि केन्स का अनैच्छिक बेरोजगारी के साथ संतुलन का सिद्धांत सामान्य संतुलन मॉडल जिसमें मुद्रा भी शामिल है इनका विशेष मामला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से क्या होती हैं? तो केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल जो है कीमतें प्रभावित होती हैं। अगला है टोबिन के मुद्रामाग सिद्धांत में मुद्रा शेष का कार्य है। तो मुद्रा शेष का क्या कार्य है? तो मूल्य के संग्रहण हेतु प्रयोग, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेम्स टोबिन ने जो है विनियोग सूची का चयन आधारित जोखिम निवारण तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और जिसमें जो है ब्याज धारक परिसंपत्तियां रखने से पूंजी लाभ अथवा हानि का प्रत्याशित मूल्य सदैव शून्य होता है, उन्होंने ये बताया था। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य जो है वाक्यांश एक सापेक्ष धारणा है जो मुद्रा की एक इकाई और वस्तुओं व सेवाएं जिन्हें वह क्रय कर सकती है इसके बीच संबंध व्यक्त करता है और दर्शाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था 1947 में। ठीक है, भारत के नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली जो है 47 में नहीं बल्कि 1956 में हुआ था। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 1956 में जो है प्रारंभ हुई थी, और 1957 के बाद से जो है आरबीआई एक्ट में एक संशोधन के अनुसार जो है पत्र मुद्रा के पीछे अब सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियों का न्यूनतम मात्रा जो है 200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है। तो ये कथन था मिल्टन फ्रीडमैन का, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान दी जाती है, इनकी अनुशंसा पर। तो किनकी अनुशंसा पर? तो ये वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर। ठीक है, भारत में जो है राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार है? तो ये है 280 के तहत। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है 1951 में किया गया था, और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 में ये राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, इसमें किया गया है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो ये 15वां चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह है। ठीक है, अगला है कर कीमत में जुड़ जाता है जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग जो है पूर्णतया बेलोच या मूल्य निरपेक्ष है और पूर्ति जो है पूर्णतया लोचदार हो तो कर का संपूर्ण भार क्रेता पर पड़ेगा, और पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होती है कर उतना ही अधिक भार क्रेता को वहन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। तो कृषक संपदा एवं आय कराधान समिति जो 1972 में बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो के.एन. राज थे। ठीक है, ए में आपका 4 सही हो जाएगा। और दूसरा है प्रत्यक्ष कर जांच समिति जो 1970 में बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जो है के.एन. वांछू। तो ये आपका बी में 3 सही हो जाएगा। और कर सुधार समिति जो 1991 में बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजा जे चलैया। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर समिति जो 1976 में आई थी वो यल के झा थे। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग चारों को जो है 2-3 बार जरूर इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका कोट में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तिथि तथा वर्ष में भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ? तो जुलाई 2017 से। ठीक है, जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में प्रभावी हुआ। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है?
तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराधिकारी में प्राप्त धन पर कर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये संपत्ति कर का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि मांग अधिक बेलोचदार है। ठीक है, एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि वस्तु की मांग अधिक बेलोचदार है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एडम स्मिथ द्वारा कौन एक कर का सिद्धांत नहीं दिया गया है? तो वो है उत्पादकता का सिद्धांत। ये एडम स्मिथ के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, उन्होंने समता का सिद्धांत दिया है, सुविधा का सिद्धांत दिया है, निश्चितता का सिद्धांत दिया है, मितव्ययिता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो 4 सिद्धांत दिए थे, तो यहाँ पे उत्पादकता का सिद्धांत उनका नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं का नियमन, ये उसका उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है? तो ये है बजट घाटा पूरा करने के लिए नई मुद्रा जारी करना। ठीक है, जब बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा जारी की जाती है तो उसका प्रभाव सर्वाधिक मुद्रास्फीति लाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो ये परोक्ष कर से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्विन डेफिसिट समस्या का एक अर्थ एक देश में निम्नलिखित का होना है। तो किसका होना है? तो उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च चालू खाता घाटा का। ये समस्या जब आती है तो उसे ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो जनता से सरकार की उधारियाँ। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ऐसी प्राप्तियाँ जो केंद्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लाती है, और दूसरा होता है ऐसी प्राप्तियाँ जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो प्रतिगामी व्यय आय की असमानता में वृद्धि उत्पन्न करता है। ये आपका सही कथन है, क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि उच्च आय समूह को लाभ देने वाले सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति प्रतिगामी होती है, क्योंकि इससे जो है गरीब लोगों को बहुत कम लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है डाल्टन तथा पेगु द्वारा दिया गया था, और यह सिद्धांत जो है समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है, जिसमें जो है कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला है कब वेव मॉडल का उपयोग किसके सिद्धांत की व्याख्या में किया जाता है? तो ये किया जाता है दीर्घकाल में मांग, आपूर्ति एवं मूल्य। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेव मॉडल का उपयोग जो है दीर्घकाल में मांग, आपूर्ति एवं मूल्य सिद्धांत की व्याख्या में किया जाता है, और ये मॉडल यह दर्शाता है कि कीमत में उच्चावचन आपूर्ति में उच्चावचन की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कीमतों के बढ़ने एवं घटने का एक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है सरकारी व्यय में वृद्धि क्या कहलाती है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि यलयम वक्र की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी, पर आईएस वक्र को दाईं ओर खिसका देगी। ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि जो होती है वो यलयम वक्र की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती है, और ये साई वक्र को दाईं ओर खिसका देगी, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक पर होगी? तो वो होगी 3 संबंधी
1 के अनुपात में, ठीक है। संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए 3 संबंधी एक पूंजी उत्पादन दर जो है सर्वाधिक लाभदायक दर मानी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युक्तिपरक व्यक्ति यह मानते हैं कि यदि सरकार अपने व्यय को उधारी द्वारा पूरी करती है तो भविष्य में सरकार द्वारा करारोपण बढ़ाया जाएगा, इसलिए वह कर बढ़ोतरी के अंदेशे से चालू बचतों को कम करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है रिकार्डो के तुल्यता प्रमेय का, ठीक है। रिकार्डो के तुल्यता प्रमेय में ऐसा बात कहा गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार गुणक जो KF ये बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपका डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स के, ठीक है। जहाँ डेल्टा वाई क्या है, आय में वृद्धि है, और डेल्टा एक्स क्या है, विदेशी व्यापार गुणक है, ठीक है। KF क्या है, ये जो है विदेशी व्यापार गुणक है, और डेल्टा एक्स जो है ये है आपका निर्यात में वृद्धि, ठीक है। ये निर्यात में वृद्धि है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? तो ये पूर्ण रोजगार पर, पूर्ण प्रतियोगिता पर और कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, इन सभी पर ये आधारित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी के संबंध में होता है। तो प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। क्लासिकी मत इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा मजदूरी सीधे और समानुपातिक तौर से वास्तविक मजदूरी से संबंधित है, ठीक है। इसलिए जब मुद्रा मजदूरी में कटौती की जाती है तो वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में घट जाती है, और परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि बेरोजगारी कम हो जाती है और पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से के नियम के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? तो मजदूरी में गिरावट करके, ठीक है। से का नियम ये कहता है कि बेरोजगारी मजदूरी में कटौती के द्वारा जो है समाप्त की जा सकती है। मजदूरी कीमत लोचशीलता की होती है। आर्थिक प्रणाली में स्वतः शक्तियाँ पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार कायम रखने की प्रवृत्ति रखती हैं और उसी स्तर पर जो है उत्पादन करती है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अतिरेक मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अनुसार जो है अतिरेक मूल्य से आशय था कि उस मुनाफे से है जो पूंजीपति अपने श्रमिकों को उनकी मजदूरी के मूल्य से कम मजदूरी देकर कमाता है, उसे क्या कहते हैं? अतिरेक मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस संबंधित है? तो वर्षा दिवस किससे संबंधित है? तो पूर्वो उपाय उद्देश्य से, ठीक है। वर्षा दिवस या वर्षा दिवस कोष वह संचित धन है जो कि उस समय उपयोगी होता है जब किसी विशेष परिस्थिति को जारी रखने के लिए नियमित आय कम पड़ जाती है, और किन्स के पूर्वोपाय उद्देश्य में भी प्रत्येक व्यक्ति आय का एक भाग अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए अपने पास नगद शेष रखता है, वही क्या कहलाता है? वर्षा दिवस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तरलता प्रत्यागम के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको? तो गुर्ले सा दृष्टिकोण को जो है तरलता प्रत्यागम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, शो में तरलता प्रत्यागम पूछा है तो ये रेडक्लिफ दृष्टिकोण से जाना जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरलता जाल वह स्थिति है जब सभी संभावित निवेशक भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की अपेक्षा करते हैं तो वो तरलता जाल की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो जे.बी. क्लार्क के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र श्रम के आपूर्ति वक्र की अनुक्रिया करेगा? तो ये है श्रम का सीमांत आय उत्पाद वक्र जो होता है
ये श्रम के आपूर्ति वक्र की अनुक्रिया करेगा, यानी उसका नकल करेगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहाँ माँ की लोच इकाई से अधिक होती है, वहाँ वो बेचना चाहेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स वस्तु की कीमत 25 है, 200वीं इकाई की बिक्री से सीमांत आगम क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म दी हुई कीमत पर जितनी चाहे उत्पादन की मात्रा में बेच सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो है ARP जो है बराबर होता है MR के, यानी औसत आगम कीमत जो होता है वो सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। अब दिया हुआ है 25 रुपये की कीमत वाली वस्तु यक्स की 20वीं इकाई की बिक्री, तो उसके सीमांत आगम क्या होगा, तो उसका सीमांत आगम भी जो है कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बराबर ही होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि AR बराबर 15 MR बराबर 5 तो माँ की कीमत लोच है। तो माँ की कीमत लोच ED बराबर क्या होता है, AR बटे AR माइनस MR। तो AR आपको दिया हुआ है कितना, 15 बटे AR 15 दिया ही हुआ है, माइनस MR कितना है 5, तो 15 बटे 10 हो जाएगा, यानी 1.5 हो गया आपका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो, तब क्या करना चाहिए, उत्पादन को बंद कर देना चाहिए। अगला है, अल्पाधिकार बाजार के लिए क्या एक सही है। तो अल्पाधिकार बाजार के लिए जो है अनेक समझौते किए जाते हैं, ठीक है। अल्पाधिकार बाजार जो है अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती हैं, ठीक है, तो उसमें अनेक समझौता करना पड़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है, तो किस सूत्र के द्वारा। तो AFC बराबर TFC अपान TQ के द्वारा, ठीक है, जहाँ TFC क्या है, कुल स्थिर लागत है, Q जो है इसमें वस्तु की मात्रा है, यहाँ TQ का तात्पर्य है टोटल आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रिजलाइन ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जहाँ फैक्टर इनपुट की उपांतीय उत्पादकता इस प्रकार होती है, तो 0 के बराबर जब होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जब उत्पादकता यहाँ पे 0 के बराबर हो जाती है तो क्या होता है, तो ऐसे रिजलाइन बिंदुओं का बिंदुपथ जहाँ फैक्टर इनपुट की उपांतीय उत्पादकता 0 के बराबर होती है उसको जो है बिंदुपथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुपाती अधिप्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किसके कारण होता है। तो ये बाह्य लाभकारी स्थितियों के अस्तित्व के कारण होता है, ठीक है। अनुपाती अधिप्रतिफल जिसको पैमाना भी कहते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल बाह्य लाभकारी स्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। तकनीकी एवं प्रबंधकीय अभिविजेताएँ जो होती हैं ये उच्च विशिष्टीकरण इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगत निर्गत तकनीक आविष्कृत की गई किसके द्वारा। तो ये वासिली लियोनटिफ के द्वारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं आगत निर्गत तकनीकें, एक होता है ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल और दूसरा होता है क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। तो ये दो प्रकार की इन्होंने आगत निर्गत तकनीकी का आविष्कार किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मार्ग है। तो टूथपेस्ट और ब्रश जो होता है ये संयुक्त मार्ग माना होता है, ठीक है, टूथपेस्ट और ब्रश।
अगला क्वेश्चन है, एक घटिया वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र एवं एंजल्स वक्र रेखाएं होती हैं तो नकारात्मक रूप से ढलान लिए हुए होती हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक घटिया वस्तु के लिए जो है आय उपभोग वक्र एवं एजेंस जो वक्र रेखा नकारात्मक रूप से ढलान लिए होती है। अगला है, जब दो वस्तुएं x y पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी और ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र रेखा का आकार कैसा होगा? तो वो एक ऋणात्मक ढाल वाली सीधा रेखा में होगा। ठीक है, एक ऋणात्मक ढाल वाली सीधा रेखा में होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की माप की कीमत लॉज इकाई से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कमी होगी। ठीक है, उस किए जाने वाले कुल व्यय में क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर सकता है? तो जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब वह जो है वो विवर्तित कर सकता है क्रेता पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है इसलिए इसकी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। पैरेटो, एलन, हिक्स, ये सभी अर्थशास्त्रियों ने जो है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिनिष्ठ विचार है, इसकी अनुभूति की जा सकती है, इसकी माप किसी वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं की जा सकती है, ऐसा ये लोग मानते थे। अगला क्वेश्चन है, यदि मांग फलन डी बराबर 400 माइनस 2p हो तो 50 रुपये प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा क्या होगी? तो डी बराबर आपका दिया है 400 माइनस 2p। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको, 400 को इधर हम जब लाएंगे तो -2 गुणे p का मान दिया है 50 तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान रखने पर यहाँ p का मान 50 दिया हुआ है तो 400 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 50 दूनी 100, ये माइनस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा उसका इकाई? 300 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ये किया गया था एंजल्स नियम के द्वारा। ठीक है, जर्मन के ये सांख्यिकी वेत्ता थे और इन्होंने घरेलू आय स्तर तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च की आय के अनुपात के मध्य जो है प्रतिलोम संबंध को स्थापित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? तो लोचदार होगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। तो पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है भारी पेदी वाला जहाज। ठीक है, पीगू ये माना था कि आर्थिक इकाई जो है स्थिर संस्थिति की स्थिति में तब होती है जब कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए तो तत्काल में ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं जो प्रारंभिक अवस्था को फिर से स्थापित कर देती है। ठीक है, और समुद्र की सतह पर पड़ा भारी पेदी वाला जहाज स्थिर संस्थिति में हमेशा रहता है, ऐसा इन्होंने बताया था। अगला है, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। तो किसको? तो ये लियोन वालरस को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था? तो ये किया था रैगनर फ्रिश ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र इसका माना जाता है। आर्थिक समीक्षा अगर 2019 और 20 का देखा जाए
तो इसमें जो है प्रथम छमाही में देश का सकल मूल्य संवर्धन में जो है क्षेत्रवार योगदान है, और सेवा क्षेत्र में इसका योगदान था 57.8%। ठीक है, उद्योग में इसका था 28.3%, कृषि में था इसका 13.9%। तो ये कहा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र की होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।